वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक पागल आदमी मरने के बाद भी लोगों को कैसे मारता है और मूवी में पुलिस उस पागल को कैसे रोकती है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है, जिसका नाम है आर्यन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो आग लगे जंगल के बीच में लाइटर लेकर खड़ा हुआ है और वो एक मरे हुए आदमी को आग लगाकर जंगल से चला भी जाता है। यहाँ से कुछ वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ हम बिग विजन टीवी नाम के न्यूज चैनल को देखते हैं, मतलब उसके ऑफिस को। और हरी जो उस चैनल का डायरेक्टर है दोस्तों, वो नयना से कह रहा होता है कि मिनिस्टर अशोक का हमें आज इंटरव्यू लेना था, लेकिन वो आज आया नहीं। वो तो अगले हफ्ते ले लेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी जगह कुछ और लेना पड़ेगा। ये सुनकर नयना हरी पे चिल्लाती है, कहती है कि इंटरव्यू 1 घंटे में शुरू होने वाला है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे एविडेंस प्रूफ जमा करके रखे हुए हैं ताकि आज मिनिस्टर की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आ पाऊं। तो हरी कहता है कि देखो अब नहीं है तो क्या करें, मेरे पास एक बैकअप गेस्ट है। तो नयना कहती है कि देखो मुझे नहीं पता, और कहकर चली जाती है। फिर हम एक एक्टर को देखते हैं जिसका नाम कैलाश है दोस्तों। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैकअप गेस्ट कोई और नहीं, कैलाश ही है। ये सुनकर नयना कहती है ये ठरकी। तो हरी कहता है ठरकी क्या है, अरे ये तमिल सिनेमा का आने वाला सुपरस्टार है, हमारे शो की टीआरपी बढ़ेगी और क्या। और कैलाश भी काफी वक्त से हमारे शो पे आने की कोशिश कर रहा है। तो नयना कहती देखो मैं एक लड़की बास का इंटरव्यू कभी नहीं लूंगी। तो हरी उसको समझाता है कि देखो तुम बस अपना काम करो, जो मन में आए पूछ लो उससे, कोई डर नहीं है तुम्हें, पूछो, बस हमें टीआरपी चाहिए कैसे भी करके। वैसे भी उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो कुछ ऐसा करो कि और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, क्योंकि लोगों को तो वही देखने में मजा आता है। और वैसे भी अगले हफ्ते उसके फ्रॉड केस का कोर्ट में हेयरिंग है। अब दोस्तों हम इंटरव्यू के पहले का वक्त देखते हैं, जहाँ एक आदमी जिसका नाम अलगार है वो तैयार होकर मस्त इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू शुरू होता है और नयना कैलाश को इंट्रोड्यूस करती है। तभी हम दूसरे न्यूज चैनल वालों को देखते हैं जो कैलाश को 1 साल से बुला रहे थे। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद नयना कैलाश से उसके फ्रॉड केस के बारे में पूछती है। तो कैलाश कहता है देखो ये सब एक साजिश है, हाँ जब तक मेरे फैंस का सपोर्ट है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी वो अलगार कैलाश से कहता है कि तुम्हें सपोर्ट करने वाले भी पागल है और तुम भी पागल हो। अब ऐसी बातें सुनकर कैलाश यहाँ पे पहले गुस्सा तो नहीं दिखा था। वो नयना को कहता है कि देखो इसको चुप करा दो तुम। पर नयना कहती है देखिए अब वो सवाल पूछ रहा है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ उसको। तो कैलाश कहता है कि तुम्हें पता है स्टेट गवर्नमेंट से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मुझे। पर दोस्तों तभी वो अलगार अपनी जगह से उठकर कैलाश की तरफ जाने लगता है और कहता है कि अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर ये सब असली एक्टर हैं, तुम पता नहीं कौन हो, तुम्हारे बस की एक्टिंग है भी। दोस्तों धीरे धीरे मामला बहुत हीटअप होता जा रहा था। तो नयना अलगार को जगह पे बैठने के लिए कह देती है, लेकिन अब कैलाश भी गुस्सा हो चुका था। लेकिन वो अलगार तो कैलाश के पैरों में गोली मार देता है कि वहीं रहो जहाँ हो। और ये सब कुछ लाइव चल रहा था। सभी लोग वहाँ डर के भागने लगते हैं, लेकिन उस अलगार ने पहले ही सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। तब सभी लोगों को भागता हुआ देखकर अलगार हवा में गोली चला देता है और सभी को अपनी जगह पे बैठने के लिए कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ। तो फिर अलगार कैलाश से कहता है कि देखो यहाँ पे एक आदमी तो मरेगा, हाँ पर वो तुम नहीं हो। आज जो मरेगा उसका नाम नारायण है। और तभी दोस्तों हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सूर्या होता है। सूर्या इंटरव्यू देखता है और अपने कपड़े पैक करके घर से निकल जाता है। फिर हम बलराम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने भाई खनन को फोन लगाता है, जो कि बोट पे होता है। वैसे बलराम उसे कहता है कि तुमने वो गन जिसको बेची थी वो टीवी पर लाइव किसी को गोली चला रहा है और वो आदमी कोई और नहीं अलगार है। तो खनन बोट को तुरंत घुमा लेता है। यहाँ से हम पुलिस कमिश्नर रवि को देखते हैं जो डीसीपी कबीर से अलगार को रोकने के लिए कहता है। तो कबीर कहता है कि पहले हम अलगार से उसकी मांगे पूछेंगे, पर अगर उसने कुछ नहीं कहा तो तब हम आगे की बात देखेंगे। रवि कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस उसको रोको। फिर नयना अलगार से पूछती है कि आप नारायण को क्यों मारोगे आज। वो अलगार कहता है कि वक्त आने पे सब बताऊंगा। अब कबीर भी इंटरव्यू वाली जगह पे जाता है दोस्तों और एक पुलिस ऑफिसर से बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को मांगता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर कबीर से कहता है अलगार सिर्फ छाता लेकर आया था और कुछ भी नहीं है उसके पास। तो कबीर सोचता है कि बारिश भी नहीं हो रही थी, अलगार ने छाता क्यों लिया फिर। और फिर सारे ऑफिसर्स उसका प्लान समझने में लग जाते हैं कि कैसे क्या होगा। पर तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तभी कबीर को भी ब्लूप्रिंट मिल जाता है और वो अलगार को कॉल लगाता है। फिर कबीर अलगार से उसकी डिमांड पूछता है कि क्या बात है भाई बताओ। लेकिन अलगार तो बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है। अलगार नयना से कहता है कि आपने आज से पहले क्रिम्सन स्काई, आई ऑफ हंटर या फिर आर्यन नाम के बुक्स पढ़े क्या। तो नयना मना कर देती है और कहती है क्या आप राइटर हैं। अलगार कहता है मैं एक फेल्ड राइटर हूँ, मेरे पब्लिशर ने कहा था कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। तो नयना कहती है कि नारायण आपका पब्लिशर है, आप उससे गुस्सा हो। लेकिन अलगार कहता है कि मैं भी चाहता था कभी कि लोग मेरी बुक्स को पढ़े, उसे एंजॉय करें, पर ये सब नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने लोगों को अपने बुक का कैरेक्टर बना दिया। फिर अलगार नयना को अपनी स्टोरी का प्लॉट सुनाता है कि आज से अगले 5 दिन तक रोज एक आदमी मरेगा और उसके बारे में मैं 1 घंटे पहले बता दूंगा। लेकिन कोई कितनी भी कोशिश कर ले उस आदमी को बचाने की, तब भी वो आदमी मरेगा। और फिर दोस्तों हम आगे हरी को देखते हैं जो नयना से कहता है कि यहाँ अलगार नाम का कोई आदमी नहीं आया, हाँ पर नारायण नाम का आदमी आया है। तो नैना अलगार से कहती है आपका सरनेम नारायण है ना। और फिर ये सुनकर अलगार अपनी जगह पे खड़ा होता है और कहता है कि मेरा सरनेम नारायण ही है।
अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है, पर अलगार पुलिस के आते खुद को गन से मार देता है दोस्तों। फिर अगले दिन रवि कुछ पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है कि अलगार तो मर गया, अब आगे की मौतें कैसी होंगी, मतलब फिर तो लोग सेफ होंगे ना। तो एक ऑफिसर जिसका नाम रोहित होता है वो रवि से कहता है कि सर अब इस केस को कबीर हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि अशोक ने कबीर को इलेक्शन के सिक्योरिटी का चार्ज दिया है। तो रोहित रवि से कहता है कि हम इस केस के लिए ऑफिसर नाम्बी को बुला लेते हैं, जिसने पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम नाम्बी को देखते हैं जो कुछ गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है। फिर आगे रवि रोहित से कहता है कि हम नाम्बी को इस केस के लिए रख लेते हैं, सही है वो। इसके बाद हमें नाम्बी की वाइफ अनीता को दिखाया जाता है जो कोर्ट के बाहर खड़ी हुई है, और तब उसका लॉयर उससे कहता है कि 10 बजे कोर्ट की हियरिंग शुरू हो जाएगी, तैयार रहना। और वहाँ फिर नाम्बी भी आ जाता है, आज कोर्ट की हियरिंग शुरू हो जाती है। फिर दोस्तों हम जज को देखते हैं जो नाम्बी और अनीता से कह रही होती है कि तुम दोनों ने 6 महीने पहले डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। तो नाम्बी को अनीता के साथ झगड़े याद आने लग जाते हैं। तो अनीता जज से कहती है हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, पर पिछले 2 साल से नाम्बी मेरे साथ अच्छे से नहीं रहा। तो नाम्बी जज से कहता है कि वो क्या है ना, केस की वजह से मेरा बहुत काम रहता है बाहर का, तो मैं टाइम नहीं दे पाया अच्छे से। पर अनीता का लॉयर कहता है कि अनीता को एक बच्चा चाहिए था, पर नाम्बी ने इस बात को हमेशा इग्नोर किया। तो जज उन दोनों से कहती है तुम एक बात बताओ, क्या तुम दोनों सच में डिवोर्स देना चाहते हो? तो अनीता हाँ कहती है, पर नाम्बी डिवोर्स के लिए मना कर देता है। अब जज नाम्बी और अनीता को 3 दिन का वक्त देता है और कहता है कि 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो ये केस आगे बढ़ जाएगा। फिर नाम्बी को रवि का फोन आता है और नाम्बी वहां चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें नाम्बी के पास्ट को दिखाते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो आग लगने की वजह से मौत हुई थी ना, उस केस का नाम ही कोडाईकनाल केस था। उस केस का इंचार्ज नाम्बी ही होता है और वो केस 6 साल पहले का होता है। वही नाम्बी अनीता से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से फिर शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नाम्बी को वापस से देखते हैं जो नयना से मिलता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। नयना कहती है मैंने सारी गवाही दे दी है, पर नाम्बी कहता है कि बस एक बार मुझे बता दीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर नाम्बी रोहित के साथ अलगार के घर पे जाता है और हमें पता चलता है दोस्तों कि अलगार जिस घर में रहता था वो घर उसने 20 साल पहले खरीदा था। अब आसपास में पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि अलगार की वाइफ का नाम एलिस है जो क्रिश्चियन है। तब नाम्बी रोहित से पूछता है कि अलगार ने कास्ट बदला था क्या? रोहित कहता है नहीं, अलगार ने कास्ट नहीं बदला था और उसका एक 18 साल का बेटा भी है जिसका नाम सूर्या है। फिर हमें पता चलता है दोस्तों कि सूर्या वही लड़का था जो अलगार को टीवी पर देखकर घर से निकल गया था। अब नाम्बी रवि से कह रहा होता है कि अलगार ने उस चैनल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और जो गन वो यूज कर रहा था वो भी हाईटेक था, और उसने ये कहा था कि अगले 5 दिनों तक हर कोई ना कोई मरेगा, मतलब तो आज रात कोई मौत ना हो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो ये केस क्लोज हो जाएगा। फिर दोस्तों रवि नाम्बी की बात से हो जाता है राजी। अब नाम्बी सीधे उस चैनल के एक स्टाफ को पकड़ लेता है जिसका नाम राजू है। राजू नाम्बी से कहता है कि अलगार ने उसको 200 रुपए और एक बॉक्स दिया था अंदर ले जाने को। तो नाम्बी कहता है तुमने वो बॉक्स चेक क्यों नहीं किया? तो राजू कहता है बॉक्स को कैसे चेक करता, अलगार ने कहा था बॉक्स में फोन है, तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों फिर शाम के 7 बज जाते हैं और सभी बिलबोर्ड पर अलगार का वीडियो आ जाता है। अलगार कहता है कि आज जिस आदमी का खून होने वाला है उसका नाम अशोक है, और इतना कहते वीडियो हो जाती है बंद। फिर सीएम अशोक अपने पास सिक्योरिटी बढ़ा देता है और नाम्बी भी अशोक नाम के लोगों को ढूंढने में लग जाता है। दोस्तों अब 8 बज जाते हैं और हम अशोक नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी पोती से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ से कॉल करता है। पर जैसे ही अशोक की पोती फोन उठाती है ना, वैसे ही टेलीफोन बूथ में ब्लास्ट हो जाता है और अशोक मारा जाता है। अब नाम्बी भी टेलीफोन बूथ के यहाँ पहुंच जाता है, पर नाम्बी को बॉम्ब स्क्वाड से पता चलता है कि टेलीफोन बूथ में RDX डाला हुआ था। सुनकर नाम्बी रोहित से कहता है कि अगले 24 घंटों में शहर में जितने भी RDX बेचने वाले हैं उन सभी की रिपोर्ट मुझे चाहिए। फिर हम यहाँ से तीसरे दिन सूर्या को देखते हैं जो अपने शहर वापस आ जाता है और बस स्टॉप पर उतर के एक नया सिम कार्ड खरीद के किसी को कॉल करता है दोस्तों, पर तभी उसके पीछे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। अब हम नाम्बी को देखते हैं जो अशोक के घर की तलाशी ले रहा होता है। फिर नाम्बी रवि के पास जाता है और कहता है अशोक एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और उसे मारने के लिए RDX का यूज किया गया था, पर RDX इतना ही था कि उससे बस एक ही आदमी मरे। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि जो अलगार के पास गन थी वो उसने डार्क वेब से खरीदी थी और वो एक ड्रॉप आउट इंजीनियर भी था, तो बिलबोर्ड को कैसे हैक करते हैं ये उसको आता था। अब अलगार को हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता तो था, ये तो क्लियर हो गया, पर नाम्बी रवि से कहता है कि जो वीडियो बिलबोर्ड पे चल रहा था वो पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो था। इसीलिए दोस्तों अब नाम्बी रवि से कहता है कि शहर के सारे बिलबोर्ड्स कुछ दिनों के लिए बंद करवा दो ताकि फिर से बिलबोर्ड को हैक करके कोई वीडियो ना आ जाए। तो रवि नाम्बी से कहता है क्या इस केस में कोई और भी हो सकता है जो अलगार की मदद कर रहा हो? तो नाम्बी कहता है कि फिलहाल तो कोई आइडिया है नहीं। फिर आगे दोस्तों नाम्बी सूर्या से इस बारे में पूछताछ करता है कि क्या इन खूनों में अलगार की कोई मदद कर रहा है। हालांकि अलगार तो मर चुका है लेकिन उसका जो मंसूबे है उस चीज में। तो सूर्या कहता है कि 3 साल से अलगार से मैं दूर रहा, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। फिर से सीन चेंज होता है और हम नाम्बी को अशोक की फैमिली से बात करते हुए देखते हैं। तो नाम्बी को पता चलता है कि अशोक की फैमिली अलगार को जानती ही नहीं और ना ही अशोक अलगार के बारे में जानता था। अब सीन चेंज होता है
और नाम्बी रवि से कहता है कि अशोक की फैमिली अलगार को नहीं जानती और ना ही सूर्या की 3 साल से अलगार से बात हुई है क्योंकि वो उससे दूर ही है। सीन होता है दोस्तों चेंज और सूर्या नाम्बी से कहता है कि देखो अलगार पहले हफ्तों तक बाहर रहता था और जब घर आने के बाद भी सूर्या ने अगर कभी उससे पूछा कि कहाँ गए थे तो अलगार कह देता है वो अपने बुक्स के रिसर्च के लिए गया था। मतलब कोई क्लियर जवाब नहीं देता था वो। यहाँ से नाम्बी जाता है अलगार के बुक्स पब्लिशर के पास। तो पब्लिशर कहता है कि एक ही दिन में अलगार के 1000 से भी ज्यादा बुक्स के ऑर्डर आ गए थे और यहाँ नाम्बी भी पब्लिशर से अलगार के बुक्स लेकर चला जाता है। फिर वो पता करने के लिए नयना को कॉल करता है और पूछता है कि अलगार की बुक्स का नाम क्या क्या था। तो नयना नाम्बी को बुक्स के नाम बताती है जैसे कि आई ऑफ हंटर, क्रिम्सन स्काई, ब्लीडिंग हार्ट एंड आर्यन। फिर नाम्बी नयना से कहता है कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली पर एक बुक नहीं मिली मुझे। तो नयना कहती पक्का वो आर्यन होगा। तो नाम्बी कहता है हाँ यही आर्यन वाली बुक, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये नहीं मिली। तो नयना बताती है कि मैंने भी अलगार पर रिसर्च किया था और मुझे भी आर्यन नाम की बुक नहीं मिली कहीं भी। यानी कि दोस्तों इस आर्यन नाम की बुक के ही पीछे पूरी मूवी है। ऑब्वियसली पूरी मूवी है तो इसी के पीछे सारे राज होंगे। सीन चेंज होता है और सूर्या नाम्बी से कहता है कि अलगार ने मुझे एक नोवेल पढ़ने को दिया था। तो नाम्बी कहता है कहीं उस नोवेल का नाम आर्यन तो नहीं था। तो सूर्या कहता है मुझे नहीं पता। अब नाम्बी पब्लिशर से पूछता है कि सारे बुक्स के राइट्स अलगार के बेटे सूर्या को मिलेंगे क्या। तो पब्लिशर मना कर देता है और कहता है कि अलगार ने एक लॉयर रखा हुआ है, उसी को पता होगा सब कुछ। और फिर नाम्बी जैसे लॉयर को ढूंढने के लिए कहता है। सीन होता है चेंज और हम नाम्बी को साइकेट्रिस्ट से बात करते हुए देखते हैं। साइकेट्रिस्ट उसे कहती है अलगार का केस सबसे यूनिक है, मुझे इसके लिए टाइम लगेगा। सीन चेंज होता है और हम सूर्या को देखते हैं जो नाम्बी को बताता है कि पहले कई बार रात को घर के बाहर से बड़ी अजीब आवाज आती रहती थी, लेकिन जब मैंने एक दिन जाकर देखा तो पता चला अलगार घर के बाहर फावड़ा लेकर घूम रहे। मुझे कुछ पता नहीं लेकिन कुछ तो करते थे वो बाहर। आगे दोस्तों नाम्बी रवि से कहता है कि अब तक जितने भी लोगों की मौतें हुई है वो सभी 50 साल के थे और उनकी फैमिली भी उनको छोड़कर चली गई थी। बाकी की खोजबीन हम कर ही रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। सीन चेंज होता है और नाम्बी सूर्या को छोड़ देता है दोस्तों, पर अशोक के फैमिली को पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा के रखता है क्योंकि उसकी फैमिली ने अशोक के साथ अच्छा नहीं किया था। अब यहाँ से सीन शाम के 7 बजे शिफ्ट होता है और सभी टीवी पर अलगार का वीडियो आ जाता है। अलगार कहता है कि आज जो मरने वाला है उसका नाम रजिया है और फिर हम एक रजिया को देखते हैं जो डांस कर रही होती है। ये सुनकर रवि नाम्बी से कहता है कि वो तो सिर्फ 50 साल वाले लोगों को मार रहा था ना, या उसके अराउंड। तो फिर ये रजिया कौन है, कैसे भी करके इस रजिया को बचाओ, ये तो कोई कम उम्र की लगती है। नाम्बी भी जय के साथ मिलकर रजिया नाम की सारी लड़कियों को ढूंढने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि रजिया डांस करने में लगी हुई है पर डांस करते करते वो बेहोश हो जाती है। फिर चौथे दिन दोस्तों डॉक्टर जय से कहती है कि साइनाइड नाम के केमिकल की वजह से रजिया की जान चली गई है और ये केमिकल रजिया के मेकअप में मिला हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1 घंटे में दे देंगे। फिर जय ये सारी बातें नाम्बी को बताता है और कहता है कि रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाएगी। नाम्बी कहता है कि उस आदमी को ढूंढो जिसने अलगार को साइनाइड सप्लाई किया था और रजिया के पहले के सारे शो के जितने भी रिकॉर्ड्स थे सब निकालो और वो जहाँ पे मरी उस जगह का सीसीटीवी भी चेक करो। तो जय नाम्बी से कहता है कि पिछले हफ्ते रजिया ने अपनी जगह शो किया था और वो जहाँ मरी है उस जगह एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और वो शो उसका आखिरी शो था। उसके बाद रजिया डांस करना बंद करने वाली थी। फिर यहाँ से दोस्तों हम डॉक्टर शशि कुमार को देखते हैं जो अशोक के बारे में बता रहा होता है कि कैसे अशोक ने अपने राइट लेग फाइट के दौरान बॉर्डर में गवा दिया था, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स ने भी अशोक को घर से बाहर निकाल दिया। अब आगे हम नाम्बी को देखते हैं जिससे लोगों से पता चलता है कि रजिया एक डांस क्लास चलाती थी गरीब बच्चों के लिए, पर रजिया के मुस्लिम होने की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को उसकी क्लास में नहीं भेजा बल्कि निकाल दिया जो पहले से थे वहाँ पे। फिर रजिया का डांस क्लास बंद हो गया और रजिया शोज में भरतनाट्यम करना शुरू कर दिया उसने। तो नाम्बी जैसे कहता है कि अलगार मरने से 1 घंटे पहले मरने वाले का नाम बताता है, तो इस बार नाम पता चलते ही हम उस आदमी को ढूंढने लग जाएंगे। अब यहाँ से आगे पता चलता है दोस्तों कि जो RDX सप्लाई किया गया था ना, मतलब जिस बंदे ने किया था, वो आदमी कोई और नहीं कनन नाम का आदमी है। आगे नाम्बी को अकबर नाम के बंदे का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने खनन की लोकेशन पता लगा ली है, पर खनन का बड़ा भाई बलराम पोर्ट को चलाता है तो सारी जिम्मेदारी उसी के अंडर है और जो खनन है वो ज्यादातर समंदर में रहता है, वहीं पे सारे काम करता है। तो नाम्बी कहता है कि हमें खनन को समंदर में जाने से पहले रोकना होगा। इस तरह ये खनन के पीछे लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन खनन को भी इनके बारे में पता चल जाता है और वो भागते भागते पोर्ट तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपने आदमियों से नाम्बी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त फाइट होती है और नाम्बी कनन के आदमियों को हरा देता है। आगे जब कनन को पकड़ा जाता है तो वो खुद बताता है कि अलगार को साइनाइड, RDX और गन उसी ने बेचा था। पर यहाँ पता चलता है दोस्तों कि पहले अलगार 2 और केमिकल कनन से मांग रहा था, पर वो केमिकल उस समय उसके पास नहीं थे। और जब अब नाम्बी को इस बारे में पता चलता है तो वो अकबर को बलराम पे साइनाइड बेचने का केस फाइल करने के लिए कह देता है। आगे जब ये सारी बातें इकट्ठा होकर रिपोर्ट में आती है तो नाम्बी रवि से कहता है कि अलगार ने बहुत जगह साइनाइड खरीदा था, हमें और भी जगह पता करनी होगी कहाँ कहाँ से लिया, क्योंकि जो अगला मरने वाला आदमी है शायद वो भी पॉइजन से मरे। और तब अचानक
5 बजे सभी फोन्स के टेलीग्राम पर मैसेज आने लग जाता है और ये मैसेज किसी और का नहीं अलगार का ही है दोस्तों। अलगार कहता है कि ये सारे काम वो खुद से ही कर रहा है। फिर वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो टेलीफोन में RDX डाल रहा है। ये पहला वाला केस था दोस्तों। अलगार कहता है कि ये मेरी स्टोरी है, इसमें कोई और भी शामिल नहीं है, सच बता रहा हूँ। और आज चौथा आदमी जो मरने वाला है उसका नाम युवराज है। फिर ये सुनते ही सारे पुलिस फोर्स युवराज नाम के आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं और युवराज को ढूंढते ढूंढते 11 बज जाते हैं दोस्तों। फिर रवि नाम्बी से कहता है कि शायद अलगार का प्लान फेल हो गया है, तभी कोई नहीं मरा। नाम्बी भी कहता है कि हो सकता है हमें सुबह का इंतजार करना होगा। अब आगे इस साइड दिखाते हैं तो एक आदमी को दिखाते हैं दोस्तों जिसका नाम राम है। वो बलराम से कह रहा होता है कि आपको पता है क्या, नाम्बी ने हमारे ऊपर केस कर दिया है और साथ ही खनन को भी पकड़ लिया गया है। तो बलराम कहता है कि बस एक बार खनन जेल से आ जाए उसके बाद इस नाम्बी को छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए बलराम अपने लोगों को नाम्बी पर नजर रखने के लिए कह देता है। सीधे फिर नाम्बी को दिखाते हैं जो कि बहुत थक गया था, आज घर आके सो जाता है। और आज 5वां दिन है दोस्तों। फिर हम युवराज को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ समंदर में डाइव लगाता है। तभी नाम्बी को कबीर कहता है कि कल शाम युवराज समंदर में जाने के बाद बेहोश हो गया था। फिर युवराज को हॉस्पिटल ले जाया गया पर आज सुबह वो मर गया। फिर नाम्बी युवराज के यहाँ जाता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन भर दिया था, इसी वजह से युवराज की मौत हो गई। अब आगे इस बारे में बात करने के लिए नाम्बी रवि से मिलता है और कहता है कि जितने भी लोग मरे हैं वो अपना रेगुलर काम करते फिरते ही मरे हैं। जैसे कि अशोक हर 2 दिन पे अपनी पोती से बात करता था, वो लड़की जो डांस वाली थी वो डांस करती रहती थी, रेगुलर काम था दोस्तों। अब हम नयना को देखते हैं जो हरी को ये कह रही होती है कि सारे लोग अपना काम करते ही मरे, मतलब इन्होंने भी ये ऑब्जर्वेशन ली थी। लेकिन नाम्बी आगे सोचता है कि इस अलगार ने सारे प्लान बड़े अच्छे से सेट करके रखे हुए हैं। पुलिस फोर्स के लिए सरदर्द बन चुका है ये, हमें कैसे भी करके उसके बताने से पहले मरने वाले आदमी का पता लगाना होगा। दोस्तों यहाँ से हम सीधे बलराम के आदमियों को देखते हैं जो नाम्बी के पीछे पड़े हुए हैं और फिर नाम्बी लूका नाम के आदमी को पुलिस स्टेशन लेके आता है। अभी अकबर भी नाम्बी से कहता है कि ये सारे वीडियो एक ही कंप्यूटर से भेजे जा रहे हैं। लूका भी कहता है हाँ, ये सारे वीडियो पाइथन कोडिंग की मदद से अपने टाइम पे भेजा जाता है। और इतना कहकर लूका अपना कंप्यूटर सेटअप कर लेता है दोस्तों, जिसमें शहर के सारे लोगों की डिटेल्स होती है। और अब यहाँ दिखाते हैं अलगार के लॉयर को जिसका नाम मुकंदन है। वो नाम्बी को मिलने के लिए बुलाता है पहले। फिर 4:45 को नाम्बी मुकंदन से मिलने जाता है। फिर वो नाम्बी को अलगार का कुरियर देता है और उसे पढ़ने के लिए भी कहता है। पर नाम्बी मुकंदन से ही इस कुरियर को पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें वो पढ़ के बताता है कि अलगार की उम्र 54 साल है। अलगार के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी राइटर्स वेलफेयर, आर्मी वेलफेयर, टीचर्स वेलफेयर, ग्रीन पीस, केयर इंडिया, नाइटिंगेल्स वेलफेयर, पुलिस वेलफेयर में डोनेट की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये क्लियर होती है कि राइटर्स वेलफेयर से मरा था खुद अलगार, आर्मी वेलफेयर से मरा था अशोक, टीचर्स वेलफेयर से मरी थी वो डांस वाली टीचर, और अब बचा था ग्रीन पीस जिसमें युवराज आ गया। तो बचा हुआ 2 सेक्टर जो केयर इंडिया है, नाइटिंगेल्स वेलफेयर है और एक और है पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट। लेकिन पुलिस वेलफेयर में अलगार ने ऑलरेडी डोनेट कर दिया था, जिससे वो एक तरह से पुलिस वालों पे ताना मार रहा था। इसीलिए 2 वेलफेयर बचते हैं, केयर इंडिया और नाइटिंगेल्स वेलफेयर। तो नाम्बी ऑफिसर से कहता है कि पुलिस वेलफेयर तो उसका टारगेट होगा नहीं, तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, केयर और नाइटिंगेल वेलफेयर। तभी उनमें से एक लेडी ऑफिसर कहती है कि वो केयर इंडिया वेलफेयर में किसी को जानती है, और लूका कहता है कि नाइटिंगेल वेलफेयर नर्स के लिए है स्पेशली। और इस तरह सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो 24/7 न्यूज चैनल को एक कुरियर देता है, और ये कुरियर बताऊं किसका, अलगार का होता है। और अब 24/7 न्यूज चैनल अलगार के दिए वीडियो को चैनल पे चला देता है, और फिर अलगार बताता है कि मरने वाले का नाम आशा है, मतलब लड़की। तो फिर दोस्तों क्योंकि अब 2 ही वेलफेयर बचे थे, केयर इंडिया वेलफेयर और नाइटिंगेल वेलफेयर, और फिर दोस्तों उस आशा नाम की लड़की को ढूंढा जाता है जिसका कनेक्शन या तो केयर इंडिया वेलफेयर से हो या फिर नाइटिंगेल वेलफेयर से। कुछ ही देर में इनको एक ऐसी आशा के बारे में पता चल जाता है, तो नाम्बी अपनी टीम के साथ आशा को बचाने निकल पड़ता है। यहाँ हम एक आशा को देखते हैं जो अपने हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए चर्च जाती है और अपना फोन घर पे छोड़ देती है, इसलिए आशा को पता ही नहीं होता कि कोई मुझे ढूंढ भी रहा है। फिर हम नाम्बी को देखते हैं जो कि आशा के घर जाता है, पर वहाँ लगा होता है ताला। तो आशा की नेबर बताती है वो तो चर्च गई हुई है। नाम्बी भी चर्च की तरफ चला जाता है, तो चर्च पहुंचकर आशा को जिंदा देखकर तब जाके वो खुश होता है। वहाँ वो आशा को समझा बुझा के पुलिस की कार में बिठा के हेडक्वार्टर भेज देता है। लेकिन जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जाता है तो उसको अपने हाथ पे खून लगा हुआ दिखता है। ये देखते वो सीधे आशा की कार की तरफ भागता है, तो आशा मर गई होती है दोस्तों। और जब इसके पीछे की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि आशा के कैंडल में कोई केमिकल था जिसकी वजह से आशा मर गई थी। सारे न्यूज चैनल नाम्बी को ब्लेम करने लगते हैं, और अब नाम्बी नैना को कह रहा होता है मैं तो हार गया, मैं नहीं बचा पाया। तो नैना कहती है अभी भी वक्त है, तुम अभी भी एक आदमी की जान बचा सकते हो। 6वें दिन दोस्तों हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक सफाई करने वाली लड़की को टेबल के नीचे फोन मिलता है, और फिर पता चलता है दोस्तों कि इस फोन में एक ऐप इंस्टॉल्ड है जो कि ठीक 7 बजे एक मैसेज डिलीवर करने वाला है, यानी कि इस बार ये कहीं ना कहीं अलगार से आगे हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों उस फोन को डिकोड करके ये लोग वीडियो प्ले करते हैं। तो उस वीडियो में अलगार इन सभी को कह रहा होता है कि मेरे अगले विक्टिम का नाम है एन,
क्यों नाम्बी सर, सही कहा ना मैंने। और ये सुनकर सभी को पता चल जाता है कि अगला विक्टिम खुद नाम्बी ही है, क्योंकि अगर नाम्बी मर गया तो लोगों को पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। क्या पता अलगार ने सिर्फ डराने के लिए नाम्बी बोला हो, क्योंकि एक्चुअल में उसने ये कहा था कि जो अगला मरने वाला है उसका नाम एन से शुरू होता है। फिर दोस्तों ये लग जाते हैं अपनी खोजबीन पे। नाम्बी नयना को कॉल करता है, पर नयना कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका भी नाम एन से है। तो नाम्बी फिर अपनी एक पुलिस ऑफिसर को नयना के पास जाने के लिए कह देता है। फिर लोका और नाम्बी अलगार का वीडियो देख रहे होते हैं कि तभी नाम्बी की नजर उस वीडियो वाली डायरी पर पड़ती है। वो जल्दी से उस डायरी को ढूंढता है और उस डायरी में लाइटर से आग लगाने के बाद अलगार के घर का मैप दिखता है। तो नाम्बी अलगार के घर की तरफ जाने ही लग जाता है, और नाम्बी एक रैली में फंस जाता है और बलराम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि उन सभी को मारकर वो सीधे पहुंच जाता है अलगार के घर। फिर रोहित को यहाँ पता चलता है कि नालिनी नाम की एक लड़की गायब है। तो रोहित और एक ऑफिसर अलगार के घर की तरफ जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाम्बी अलगार के घर ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो वहाँ अलगार को एक सीक्रेट बेसमेंट मिल जाता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले वो एक कमरे में जाता है जहां वो एक टैंक में फंस जाता है, और उस टैंक में दोस्तों पानी भरने लगता है धीरे धीरे। नाम्बी पानी में डूबने लग जाता है दोस्तों, लेकिन फिर कैसे भी करके वो अपने जेब से कोई एक नुकीली चीज निकालता है और उससे उस ग्लास को फोड़ देता है। फाइनली वो तो बच जाता है। तभी वहाँ पे रोहित और ऑफिसर आ जाती है। वो नाम्बी से कहते हैं कि नालिनी नाम की एक लड़की एक हफ्ते से गायब है। फिर वो उस जगह पे नालिनी को ढूंढने लग जाते हैं। इस जगह पे इसीलिए क्योंकि यही दोस्तों अलगार का ठिकाना था। हालांकि पहले वो यहाँ वहाँ ढूंढते तो उन्हें कहीं नहीं मिलती, लेकिन फिर नाम्बी देखता है कि जो टैंक का पानी था वो कहीं से नीचे जा रहा है अंडरग्राउंड में। उसके बाद वो एक जगह को ढूंढ लेता है जहां से पानी अंदर जा रहा था और उसे खोलता है, तो वहां अंदर रखी होती है दोस्तों नालिनी। फाइनली नाम्बी ने दोस्तों एक आखिरी विक्टिम को बचा लिया, जहां फिर आखिरी में पुलिस वाले कहते हैं कि आज तक का सबसे खतरनाक केस था, जहां पर हमें एक मरे हुए आदमी के द्वारा सेट किए गए ट्रैप्स को पकड़ रहे थे, लेकिन हम एक ही विक्टिम को बचा पाए। लेकिन जब आखिरी में पुलिस वालों से सवाल पूछा जाता है कि इन सारे विक्टिम्स में क्या कॉमन था, तो पता चलता है कि अशोक एक एक्स मिलिट्री था, वॉचमैन की नौकरी कर रहा था, रजिया एक डांस टीचर थी, युवराज एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट था, और अलगार खुद एक राइटर था। और ये सब कुछ था उनके काम के ऊपर। एग्जैक्टली दोस्तों, क्योंकि उसकी नजर से हर किसी ने सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। टीचर का हो गया, भले वो डांस टीचर हो, एक्स आर्मी का हो गया, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का हो गया, तो सभी ने सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अलगार के नजरिए से इन सभी की जॉब्स को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया था। लाइक उनको कम सैलरी मिलती थी, ना ही कोई रिस्पेक्ट मिलती थी वगैरह वगैरह। और जो आखिरी विक्टिम थी दोस्तों जिसको बचा लिया गया था वो ट्रांसजेंडर थी, उसको भी सोसाइटी में इतना सम्मानित नहीं किया गया अलगार की नजर से। और अलगार तो काफी टाइम से इन सभी विक्टिम्स के पीछे पड़ा हुआ था, मतलब इनकी डिटेल्स को निकलवा रहा था। और वो खुद भी दोस्तों राइटर था, लेकिन उसको कभी इतना सम्मान नहीं मिला। उसने बहुत अच्छा लिखा लोगों के लिए, बहुत अच्छी किताबें छापी, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिला। और ये पागल अलगार आदमी दोस्तों ये चाहता था कि जब जो सोसाइटी में इतना कुछ कर रहे हैं इन लोगों की मौतें होंगी तभी जाके सोसाइटी की नींद खुलेगी। तो इसीलिए इसने इन सभी का इस तरह प्लान मर्डर किया। बाकी दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी बहुत अजीब सी मूवी थी, लेकिन क्या करें। बाकी आप बताइए कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।